नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत के ऐसे बिंदु पर पहुंचने का ऐलान कर दिया है जहां से यह 2 अंकों वाली विकास दर की ओर कदम बढ़ा सकता है। इससे न सिर्फ हर आंख से आंसू पोंछा जाएगा, ये आर्थिक सर्वेक्षण की पंक्तियां हैं, बल्कि युवा, मध्यम वर्गीय और महत्वाकांक्षी भारत के लिए अवसर पैदा होंगे जिससे वे असीमित क्षमता को साकार कर सकेंगे। 2 खंडों की समीक्षा को सरकार और सरकार से बाहर के जानकारों ने मिलकर तैयार किया है। इस पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के दस्तखत हैं। इसकी प्रस्तावना में लिखा गया है कि 2 अंकों के विकास दर का रास्ता इसलिए खुला है क्योंकि तथ्य और भाग्य भारत के पक्ष में है। अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, सुधारों की शुरुआत हो गई है, विकास में गिरावट खत्म हो गई है, यानी भारत अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज का भारत संकटग्रस्त नहीं है। संकट से तो बाहर आ गए, लेकिन क्या हम बैकडेट में संकट से उभरे हैं? जीडीपी की गिनती का पैमाना बदल गया है। इसके हिसाब से भारत उन 3 सालों में भी 6.9% की दर से तरक्की कर रहा था, जब हम समझ रहे थे कि 5% से नीचे आ गया है। 2013-14 में 7.2% के आसपास जीडीपी की दर है। अब सरकार दावा कर रही है कि 15-16 में बाजार मूल्य पर यह 8% या उससे भी ज्यादा जीडीपी विकास दर हासिल कर लेगी। अब यह कमाल जीडीपी की गिनती में बदलाव से हुआ या वाकई हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 2 साल से बेहतर प्रदर्शन करने लगी है? जनवरी के अंत में सरकार ने जीडीपी तय करने के पैमाने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर ला दिया। अभी तक 2004-5 साल के बाजार दर के आधार पर जीडीपी तय हो रही थी, लेकिन अब 2011-12 के बेस ईयर पर यह तय होगी। इससे 13-14 में जीडीपी तो 7% या उससे भी ज्यादा पहुंच जाती है, लेकिन क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है? साइज आंकड़े कहते हैं कि नहीं बढ़ा है। क्या मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, रोजगार, निर्यात, इन सब में वृद्धि हुई है? मिंट अखबार में मानस चक्रवर्ती ने लिखा है कि अगर अर्थव्यवस्था बेहतर हो ही गई है, तब हम रिजर्व बैंक से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? सरकार का राजकोषीय घाटा 4.6% ही क्यों है? इकोनॉमिक टाइम्स में औभिक बर्मन ने ब्लॉग लिखा है कि आर्थिक सर्वे में जो दावे किए गए हैं वो हकीकत नहीं है। श्रम सुधार या भूमि सुधार पर दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि भारत सरकार सबसे बड़ी जमींदार है। रक्षा और रेलवे के पास इतनी जमीन है कि उनके कुछ हिस्सों पर उद्योग जगत को उद्योग लगाने या दुकानें खोलने के लिए बुलाया जा सकता है। औभिक का कहना है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, वो 15 साल से रुके पड़े हैं। इनमें जो पूंजी फंसी है वो जीडीपी का 7 से 8% है, जो बहुत बड़ी राशि है। सिर्फ यह कह देना कि लाल फीताशाही हटा दी, क्लियरेंस लेना आसान कर दिया, इससे सारे प्रोजेक्ट चल पड़ेंगे, स्थिति का सही आकलन नहीं है। कई कारणों से ये ज्यादातर प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। कंपनियां बैंक लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, और अगर सरकार ने यह भरपाई बैंकों को पैसे देकर की तो जो भी पूंजी आई है वो जमीन पर उतरने से पहले हवा हो जाएगी। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि करीब 9 लाख करोड़ की योजनाएं लटकी पड़ी हैं, जबकि दिसंबर महीने में इन्हीं अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने अपनी मध्यावधि समीक्षा में लिखा कि 18 लाख करोड़ की योजनाएं अटकी पड़ी हैं। 2 महीने में इतना अंतर कैसे आ गया? अब आते हैं सर्वे में सब्सिडी पर क्या कहा गया है। अरविंद सुब्रमण्यम लिखते हैं कि सब्सिडी का लाभ गरीब को कम, अमीर को ज्यादा मिलता है। सब्सिडी से उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होती है और अक्सर गरीब और कमजोर वर्ग ही सबसे अधिक इससे आहत होते हैं। सर्वे में कहा गया है कि सबसे ज्यादा लीकेज गेहूं और चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी में है, और इन दोनों पर सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। गेहूं और चावल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा देने से किसान दूसरी फसल नहीं उगाते, इससे गेहूं चावल के दाम गिर जाते हैं और दूसरी फसलों के दाम बढ़ जाते हैं। नतीजा, महंगाई बढ़ती है और गरीब फिर से प्रभावित होता है। सरकार ने यह तो नहीं कहा कि जिस सब्सिडी से गरीब प्रभावित होते हैं उसे समाप्त कर देगी, लेकिन लीकेज रोकने के लिए सबके खाते में कैश राशि देने के लक्ष्य को वो पूरा करना चाहती है। सर्वे में दावा है कि अगर लीकेज कम कर दें तो सब्सिडी का ज्यादा लाभ पहुंचेगा, लेकिन सर्वे में यह भी कहा जा रहा है कि सब्सिडी से तो लाभ ही नहीं होता, उल्टा गरीब और गरीब होते हैं। अब इस बात से मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर काम करने वाली संस्थाएं चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनरेगा यूपीए की नाकामी का स्मारक है। वो इसे बंद नहीं करेंगे, बल्कि बजा बजाकर लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस ने गड्ढे खुदवाए। मनरेगा पर काम करने वाली रितिका खेड़ा कहती हैं कि यह सही धारणा नहीं है। कई जगहों पर सड़कें बनी हैं, कुएं खुदवाए गए हैं, पानी रोकने के छोटे छोटे बांध बने हैं और तालाब भी बने हैं। इसे देखने के नजरिए का भी सवाल इससे जुड़ा है। शहर में पक्की सड़क साल में 10 बार मरम्मत होती है, क्या कच्ची सड़क को 2 बार 3 बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जमीन को समतल करने का काम बेकार नहीं होता, इससे बहुत सी जमीन खेती योग्य बनी है।
रितिका खेड़ा ने कहा कि मनरेगा का पहला उद्देश्य यह है कि ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं है और काम करने का कौशल नहीं है, उन्हें काम और कुछ कैश नगद राशि मिल जाए। इसलिए इस योजना में 60% हिस्सा मजदूरी का है। वैसे भी पिछले 3 साल में मनरेगा की राशि 54,000 करोड़ से घटकर 33,000 करोड़ पर आ गई है। कैश ट्रांसफर योजना के बारे में एक दूसरी राय आ रही है। दिल्ली में ही इस योजना को कारगर तरीके से अभी लागू नहीं किया जा सका है। आज ही हृदय जोशी ने खबर दिखाई है कि कैसे उन गरीब लोगों को राशन का अनाज नहीं मिल रहा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राशन कार्ड देने के लिए जरूरी नहीं है। कैश ट्रांसफर कुछ योजनाओं में तो बेहतर बताई जा रही है, लेकिन खाद्य सुरक्षा के बारे में अलग अलग राय है। हृदेश ने उन्हीं की स्टोरी का ये वीडियो है। उसी तरह बिजनेस स्टैंडर्ड में नितिन सेठी की रिपोर्ट छपी है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने कैश ट्रांसफर पर आपत्ति जताई है, इसलिए कि राशन की दुकान तो गांव-गांव में है, मगर बैंक काफी दूर है और बाजार भी दूर है। सरकार राशन की दुकान, ये आदिवासी इलाकों के बारे में भी सत्य है, सरकार राशन की दुकानों पर अपने खर्चे से अनाज पहुंचाती है। उस खर्चे से सरकार तो बच जाएगी, लेकिन आम गरीब लोगों पर वो खरीदने का बोझ आ जाएगा। साथ ही साफ नहीं है कि बाजार में जब अनाज के दाम बढ़ेंगे तो सब्सिडी कैसे बढ़ेगी। हर राज्य में स्थानीय बाजारों में अनाज के दामों में काफी अंतर होता है। तो अगर हम 7% वाली जीडीपी हो चुके हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि अरुण जेटली के बजट में खुशियों की बौछार होने वाली है? प्राइम टाइम। देवेंद्र शर्मा जी हैं एग्रीकल्चर कृषि अर्थशास्त्री, प्रंजय गुहा ठाकुरता आप भी अर्थशास्त्री हैं, और नरेंद्र तनेजा साहब हैं, आप चेयरमैन हैं एनर्जी सेल बीजेपी के, और संजय निरुपम हैं स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के हैं। तनेजा साहब, 7-8% जीडीपी, हम 7 से ज़्यादा हैं, 8 हो जाएंगे। तो वो गाना था राजेश खन्ना वाला, बागों में बहार है, तो कल बजट में, आज के बजट में बहार है क्या? तो बजट कॉपी तैयार हो चुकी है, होनी चाहिए फिर तो। देखिए, हाँ, कॉपी तो तैयार हो गई है और बजट अच्छा होना चाहिए जैसा लगता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, जिसकी एक अलग भूमिका होती है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर फैक्ट्स को सामने पेश किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है और कहीं ना कहीं आइडियाज जनरेट होते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे का जो 7% जीडीपी हम कैसे हो गए सर, कब हो गए? बैकडेट से? नहीं, देखिए, जो जिस हिसाब से वो करा गया है उसको लेकर के विभिन्न विचार आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो यूपीए 2 का जो काल था वो भी सारा रिविजिट हो गया। वो भी हो गया, सर उनको तो मैंडेट नहीं मिल सकता बैकडेट में। वो रिव्यू वो भी हुआ है। तो दर्शक को ये बताना चाहिए कि जब जीडीपी कम हो, 4% बताई जाए तो हताश ना हो, जब जीडीपी 10% बताई जाए तब भी वो खुश ना हो। ये मैं बताऊं अपने दर्शकों को, क्योंकि आप जीडीपी सही तो गिन नहीं रहे हैं, तो 10% वाला हम कैसे सही मान लें? एक मान के चला जाता है, एक आधार चला आ रहा है, उसी आधार को लेके आप चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिव्यू करा गया और ये कहा गया, क्योंकि जो जीडीपी को तमाम सारे लोग हैं वो कहते हैं भारत का जीडीपी जो $2 ट्रिलियन से ज्यादा है, उससे कम नहीं है, 1.8 नहीं है, कुछ लोग कहते हैं उससे कम है। तो इसके ये एक अलग अलग बहस का विषय होता है। बात सबसे बड़ी जो सर्वे के अंदर निकाली गई है वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के सेंटिमेंट्स आज क्या है, वो क्या है? नहीं, सेंटिमेंट्स तो अलग है, लेकिन जब वो हम तो का आधार होता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि इस बहस को वो जीडीपी माइनस करके आगे बढ़ाऊं या सेंटिमेंट्स का आधार? नहीं, जीडीपी भी आप रख सकते हैं। नहीं, रख सकते हैं ना, तभी तो पता चलेगा ना कि हम संकट समाप्त हो गया, 7% हो गया, अब 8% पे जाने वाला। जीडीपी आपको देखिए, जो पूरी विश्व के अंदर भारत को लेकर के आज जिस तरह के विश्वास पैदा हो रहा है, ये हो रहा है कि भारत एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। अब इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिका ये इस तरह के लेख लिख रही है, मुख्य पूरी चांस टू फ्लाई, मतलब भारत उड़ के चले सकता है, ये पूरी दुनिया इसको पढ़ रही है। आज इसको लेकर के मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया पढ़ रही है इसको। ये इकोनॉमिस्ट कोई मामूली पत्रिका, अब यही इकोनॉमिस्ट पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए, वो अगली बार नहीं आलोचना कर दे तो फिर आप कहेंगे कि ये विदेशी पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं में सरकार भी बहुत तरह तरह की टिप्पणी भी है। हर एक व्यक्ति को अधिकार है पत्रिकाओं को भी देखते हैं। वो जो हम अपने भारत में, तो देखिए हिंदुस्तानी आदमी वो सब पढ़ता भी नहीं, मैं तो ये वाला पर बात कर रहा हूं। नहीं, ये तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसको ये लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पूरी दुनिया पढ़ती है। मैं सिर्फ कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि ये पूरी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पूरी भारत की छवि, भारत को एक एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो उसको लेकर के उसके अंदर वसंत है, उसको लेके उमंग है। वसंत और उमंग ऐसी चीज है, वसंत है और उमंग है। आप उसको आप नकार सकते हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है उमंग का और वसंत का? आपको ना दिखे आपका व्यक्ति। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं दिखता। अच्छा, कुछ लोगों को दिखे। देखिए, मैं उस जिंदगी में हूं कि तब भी नहीं प्रभावित हुआ था, अब भी नहीं, मैं वो चंद किस्मत वाले लोगों में से हूं। अब उनका व्यक्तित्व, उनका नजरिया, ये सर्वे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मेरा है, बसंत है, अब मेरा धैर्य टूट रहा है। धैर्य क्यों टूट रहा है? बसंत में धैर्य नहीं टूटना चाहिए। पूरी नम्रता से एक बात कह रहा हूं कि आप जीडीपी पे बहस नहीं कर रहे हैं, जीडीपी के विकास दर पे बहस कर रहे हैं।
जीडीपी 1.8 ट्रिलियन है, 2 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन है, इस पे बहस हो सकती है। जीडीपी की उसी रेट की विकास दर क्या है? हाँ, इनने कहा कि आपने सवाल उठाया 7%, आज विकास ये आर्थिक समीक्षा में है कि 8%, 8.1% भी हो सकता है, पहुंच सकते हैं, और 7.1 ऐसा कहा गया है। हमारा। हाँ। हमारा प्रश्न ये है, क्यों नहीं पहुंच इस सकते? देश में एक्सपोर्ट 11% नीचे है, मैन्युफैक्चरिंग नीचे है, इंडस्ट्रियल आउटपुट नेगेटिव चल रहा है, सर्विस सेक्टर नीचे जा चुका है, टैक्स रेवेन्यू नीचे जा चुका है, रूरल एरिया का जो ग्रोथ रेट है वो नीचे जा चुका, 12-13% का ग्रोथ रेट नीचे गया है रूरल एरिया में। उसके बाद आप आइए, पर कैपिटा इनकम नीचे चला गया है। बढ़ा क्या है? इंडिकेटर्स में बढ़ा भी है, क्या बढ़ा? ठीक है, मैं अभी तुरंत नहीं बता- हाँ। आप बोलेंगे मतलब संजय जी कह रहे हैं पिछले 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, ये मान रहे हैं इस बात को। ऐसे थोड़ी देश होता के है। सामने कह रहे मेरी हैं पूरी कुछ बात नहीं सुनाने हुआ। दीजिए, नहीं, प्लीज एक सेकंड। निवेदन करता, मेरी बात सुनिए। आज ही प्रधानमंत्री बढ़ा ने कहा है कि सबका योगदान है। 5.6% पे हमने जीडीपी ग्रोथ रेट छोड़ के दिया था, और आप 9 महीने में ये सारी चीजें निगेटिव हो गई है, तब कहते हैं कि हम 6.9% हो गए, तब हास्यास्पद लगता है। तब हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आपकी पूरी पार्टी नहीं, तो चुनाव इसमें- लड़ी फर्जीवादों पे, देवेंद्र जी, अब कम से कम चुनाव जीतने के बाद तो फर्जी वादे न करें। पिछले 2 साल में आपका मुझे एक बात GDP बताइए, भी वो नहीं एक विकसित देखिए, हुआ है। एक है जो आपका सेंसेक्स GDP का जो वो भी आंकड़ा विकसित है, हुआ मैं उतना नहीं समझता हूं, जो तमाम तरह के माहौल तो अच्छे है ही ना, जैसे वो हैं, जैसे कुछ भी निवेश के माहौल अच्छे होंगे। कितना है पैसा ना? आया? निवेश का माहौल अच्छा है। मुझे कोई बताए कितना एफडीआई पिछले 9 महीने नहीं में वो है, इसमें है, वो नहीं डेटा आया? है, डेटा है, इसमें है डेटा। सिंगल पेनी नहीं आया है पिछले 9 महीने ऐसे में बतौर एफडीआई। देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा अब आपके पास आता हूं। मैं एग्रीकल्चर ग्रोथ हाँ। रेट पूछ लीजिए उनसे, हाँ। वो नीचे गया है, 3% नीचे गया एग्रीकल्चर। देवेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक थोड़ा सा संक्षेप में ही सही इस जीडीपी वाले पे ध्यान दें, क्योंकि कई बार दर्शक ही नहीं, हम लोग भी इसको पकड़ लेते हैं कि अगर मुझे ये बताया जाए कि जीडीपी की जो दर है वो 10% है, तो मैं भी खुश होऊंगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं खुश होना चाहिए इसमें? देखिए, जीडीपी बेसिकली रवीश जी, ये एक सरकार उसको रिपोर्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करती है कि जीडीपी अगर ज्यादा है तो उनका लगता है कि रिपोर्ट कार्ड ठीक है, अब सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और ये बड़ा एक सिंपल ऑब्सेशन जो है, ये एक तरह का देश को ऐसा मैसेज चला गया है कि साहब जीडीपी ऊपर है तो सरकार अच्छा काम किया उन्होंने। इसीलिए सरकार की कोशिश थी कि 4.7 से बढ़ाकर उसको जीडीपी को बढ़ाया जाए, तो 50% उन्होंने अपनी जीडीपी को बढ़ा दिया। ये नाइजीरिया ने भी किया, 90% उन्होंने बढ़ा दिया अपना, और घाना ने भी 60% बढ़ा दिया, इंडिया ने 50% बढ़ा दिया। तो ये तो एक सारा दुनिया में चल रहा है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी हो रही है कि इंग्लैंड की जीडीपी बहुत कम है। इंग्लैंड ने क्या किया, अब उसमें जीडीपी ऐड करने के लिए उन्होंने वैश्यावृत्ति कितनी हो रही है और कितने इलीगल ड्रग्स की सेल हो रही है, उसको भी ऐड कर दिया है जीडीपी में। अब ये अकेला इंग्लैंड नहीं है, ऐसे 7 और देश हैं जिन्होंने जीडीपी में वैश्यावृत्ति और ड्रग सेल्स को भी हम ऐड करते हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता पंजाब को ये समझ आ गया कि ड्रग सेल्स भी जीडीपी में ऐड होते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि पंजाब की जीडीपी सारी दुनिया की जीडीपी से एकदम क्रॉस कर जाएगी, इसमें हाईएस्ट रेट पर चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जीडीपी इज कंसिडर्ड टू बी टच स्टोन ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसमें ना तो विकास, जो गरीबी हटती है, और ना ही इसमें जॉब्स मिलते हैं। जब आपको याद होगा 2004-5 और 2009 के बीच में जब हमारी जीडीपी 9.3 भी टच की थी कांग्रेस यूपीए के टाइम पर, तो जॉब्स तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन आपको हैरानगी होगी जान के कि 14 करोड़ जॉब्स तो एग्रीकल्चर से निकले और 5.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकले। तो वो जॉबलेस ग्रोथ थी, और जी कम हुए। और उसके बाद देखिए पिछले 10 साल में जो हमारी एवरेज जीडीपी रही है 7% से ऊपर रही है, और हमने मात्र 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो वो 7% जीडीपी कम नहीं होती है, उसका क्या मतलब था? कुछ मतलब नहीं है। दूसरी बात, अब चाइना को देख लीजिए, चाइना का उदाहरण दिया जाता है। हाँ। चाइना अपनी जीडीपी को कम कर रहा है। उनके राष्ट्रपति ने कहा कि हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। शंघाई शहर, जिसको बॉम्बे को आप शंघाई बनाना चाहते हैं, शंघाई ने भी जीडीपी काउंट करना बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम अब ऐसे क्वालिटी नॉर्म्स पे आएंगे, जीडीपी को नहीं विश्वास करेंगे। 70 देशों ने या शहरों ने जीडीपी को देखना बंद कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया अब ये जानती है कि जीडीपी का जो ड्रामा था, या ये जीडीपी का जो एक इल्यूजन क्रिएट किया गया था, उसका कोई मतलब नहीं है सच्चाई से, जमीनी सच्चाई से। हमें होमवर्क करने से बचा दिया, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा जी। मैं थोड़ा पहुंचेगा, मेरा सवाल है कि अब इस राउंड के बाद अगर इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप मेरे दर्शक को ये बताइए कि क्या उनको जानना चाहिए जिससे वो इन आंकड़ों से, अगर देखिए अगर सरकार फर्जी काम करती, उसके पास ये स्कोप होता, तो ये लोग भी 4% से बढ़ाकर 12% कर देते, है ना।
तो सीधा उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन एक आंकड़ा आया एक संस्था के जरिए, तो उसकी एक आलोचना हो रही है। क्या सचमुच क्राइसिस समाप्त हो चुका है? इसमें जो लिखा है कि भारत संकट से बाहर आ चुका है, ये कहना बहुत जल्दी है इस समय, मैं समझता हूँ नहीं कहना चाहिए। और अगर आप ठीक तरह से ये आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे चुनौती है हमारे सामने में। मैं 3-4 बात कहना चाहता हूँ। पहला बात देखिए, ये जो कवर में क्या लिखा है, कवर में एक चार्ट दिखा रहे हैं कि इस साल और आने वाले साल में जिस रफ्तार से भारतवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बढ़ रहे, ये चीन से ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको 2-3 चीज कहना चाहता हूं जल्दी से। हाँ। जो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ इन्होंने नहीं कहा और ये हमें सोचते थे। पहला बात यह है, ये आर्थिक समीक्षा है मगर इसमें बहुत राजनीति आ गया। पहला फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करके आप अगर देखेंगे, वो कह रहे कि आज पॉलिटिकल मैंडेट फॉर रिफॉर्म, आर्थिक सुधार के लिए एक राजनीतिक मैंडेट है। तो इसमें क्या गलत है? कोई भी सरकार गलत नहीं है। सुन लीजिए, एक लाइन से क्या हो जाता है? ठीक है। एक चीज बार बार उन्होंने कह रहे हैं, जाम JAM, जनधन योजना, आधार और मोबाइल फोन, 90 करोड़ लोगों के ये पास मोबाइल तीनों फोन। भारत एक निर्वाण, एक भारतवर्ष का आर्थिक स्थिति एक, हम जैसे जनधन योजना, आधार और मोबाइल फोन से भारत में निर्माण की स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल ये कह तीनों का विरोध करते थे अपोजिशन में। नहीं, मेरा कहना है कि ये इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। अच्छा, पेज नंबर 25 पे। हाँ, और भी बहुत कुछ कहा। मेरा कहना है कि इससे आर्थिक सलाहकार का आशावादी होना चाहिए, ठीक है, मैं मान लेता हूं, आशावादी हम सब लोग को होना चाहिए, मगर आप ज्यादा अगर आशावादी हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूं वास्तव से हट जाते हैं। तो मेरा कहना है इसी सर्वे के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बहुत सारी चुनौती है। आपने रोजगार की बात किया, इसी में लिखा हुआ है कि हर साल हमारा लोक संख्या, हमारा जनसंख्या 2.2 या 2.3 हर साल बढ़ रहा है, मगर नौकरी 1.5 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। यानी कि तो कह रही है सरकार की बढ़ाएगी, ये नौकरियां बढ़ाएगी, लोगों के आंसू और उन्होंने खुद मान रहे कि बहुत बड़ा चुनौती